नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप कुमार श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो बच्चे, पहले मैं आपको पिछली क्लास याद दिला दूं। मैंने आर्द्रता का पूरा प्रकार आपको समझाया। निरपेक्ष आर्द्रता, विशिष्ट आर्द्रता, आर्द्रता सामर्थ्य और सापेक्षिक आर्द्रता, पूरी बात समझ में आ चुकी है आपको। चलिए बच्चे, इसी चीज को अब हम वर्षा की प्रक्रिया से जोड़ेंगे। आज देखिए, आज जो हमारा हेडिंग है वो है बच्चे वर्षा की प्रक्रिया। और देखिए, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजों को सीखेंगे और ऐसे कि सारी चीजें अभी याद हो जाए। ठीक है, देखिए क्या कहा है मैंने, वर्षा की प्रक्रिया, प्रोसीजर ऑफ रेनफॉल। तो पहले एक बात सभी बच्चे याद रखिएगा, ये सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं कि वर्षा की प्रक्रिया सापेक्षिक आर्द्रता पर निर्भर करती है। सापेक्षिक आर्द्रता पर निर्भर करती है। पूरी बात समझ में आ गई। देखिए कितना सहज है बच्चे, हम एकदम अच्छे तरीके से सभी समझेंगे। एक बात याद रखिए, अगर आपसे ये पूछा जाए कि वर्षा की प्रक्रिया किस पर निर्भर करती है, तो आप कहेंगे वर्षा की प्रक्रिया सिर्फ और सिर्फ सापेक्षिक आर्द्रता पर निर्भर करती है। क्लियर है? अच्छा, तो हमने ये सीखा कि चलो ठीक है, वर्षा की प्रक्रिया सापेक्षिक आर्द्रता पर निर्भर करती है। स्पष्ट है? चलिए अब बच्चे यहां से हम टेक्निकल टर्म की ओर चलते हैं। एक बात याद रखिएगा बच्चे, मैंने आपको पहले भी सिखाया था कि जब तक हवा ऊपर नहीं उठेगी तब तक बारिश नहीं होगी। इस बात को सभी बच्चे अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि जब तक हवा ऊपर नहीं उठेगी तब तक बारिश नहीं होगी। और बच्चे, ऊपर कौन सी हवा उठेगी, गर्म या ठंडी? तो जाहिर है गर्म हवा, यानी जो हवा गर्म होगी, और भूगोल में गर्म को क्या कहते हैं, उष्ण। तो जो हवा उष्ण होगी वही ऊपर उठेगी। अच्छा, लेकिन बच्चे ऊपर कोई सूखी हवा तो नहीं उठनी चाहिए, हवा में नमी होनी चाहिए, आर्द्रता होनी चाहिए। यानी उष्ण और आर्द्र हवा जब ऊपर उठेगी तभी बारिश होगी। पूरी बात समझ में आ गई? तो याद रखिएगा बच्चे कि उष्णाद्र मतलब उष्ण और आर्द्र, उष्णाद्र हवा जब संवहन धारा के रूप में, देखिए ये मैंने आपको सब समझा दिया है, उठती हवा को क्या बोलते हैं, संवहन धारा। तो याद रखिएगा, उष्णाद्र हवा जब संवहन धारा के रूप में ऊपर की तरफ उठती है, संवहन धारा के रूप में ऊपर की तरफ उठती है, तो वर्षा की घटना होती है। पूरी बात समझ में आ गई सभी बच्चों को? तो वर्षा की घटना होती है। यहां सभी बच्चे याद रखिएगा कि जब गर्म और भींगी हवा यानी उष्णाद्र हवा ऊपर की तरफ किसके रूप में उठती है, संवहन धारा के रूप में उठती है, तभी बच्चे वर्षा की घटना होती है। यानी उष्णाद्र हवा संवहन धारा के रूप में ऊपर की तरफ उठेगी तभी बच्चे वर्षा की क्या होगी, घटना होगी। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, चलिए अब तुरंत टेक्निकल टर्म की ओर जाते हैं। सीखिए बच्चे, जब उष्णाद्र हवा, देखो अब यहां टेक्निकल टर्म की ओर हम आ रहे हैं। जब उष्णाद्र हवा ऊपर की तरफ उठती है तो बढ़ती ऊंचाई के साथ, पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? तो बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान, बताइए क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा? मैंने सिखाया ना, जैसे जैसे ऊंचाई की ओर जाते हैं वैसे वैसे तापमान क्या होता है, घटता जाता है। तो याद रखिएगा कि ऊपर की तरफ उठती है तो बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान घटता जाता है। तापमान क्या होता है बच्चे, घटता जाता है। पूरी बात समझ में आ गई? इसका मतलब है कि जैसे उष्णाद्र हवा, देख रहे हैं कि जब उष्णाद्र हवा ऊपर की तरफ उठ रही थी तो बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान क्या हो रहा था बच्चे, घटता जाता है। क्लियर है? अब इसी को तुरंत जोड़िए, अगर तापमान घटता जाता है तो क्या मैं ये कहूं कि सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ता जाता है? सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ता जाता है। एकदम सही बच्चे, याद रखिएगा कि मैंने आप लोगों को सिखाया है कि टेम्परेचर इनवर्स प्रोपोर्शनल रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझा दिया था
तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि जब गर्म और भींगी उष्णाद्र हवा ऊपर की ओर उठती है तो बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान क्या होता है, वो घटता जाता है। तो जब तापमान घटता जाता है बच्चे, तो सापेक्षिक आर्द्रता भी क्या होती है, बढ़ती जाती है। पूरी बात समझ में आ गई? तो बच्चे जरा केयर कीजिए कि कितनी अच्छी बात है कि सापेक्षिक आर्द्रता क्या है, बढ़ती जाती है। और मैंने कहा है ना, वर्षा की प्रक्रिया सापेक्षिक आर्द्रता पर निर्भर करती है। तो बच्चे अगर सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ता जाता है तो कहां तक बढ़ेगा? क्या वो असीमित इन्फिनिटिव हो जाएगा या उसकी कोई लिमिट है? तो मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया था कि सापेक्षिक आर्द्रता को प्रतिशत में मापा जाता है। तो अगर किसी भी चीज को प्रतिशत में मापा जाता है तो वो अधिकतम कितना बढ़ेगा, 100% ही तो बढ़ेगा। तो याद रखिएगा कि सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ता जाता है। और बच्चे जब सापेक्षिक आर्द्रता बढ़कर, याद रखिएगा, जब सापेक्षिक आर्द्रता 100% हो जाए, क्या हो जाए बच्चे, 100%। 100% का मतलब है 100%, क्लियर है? तो जब सापेक्षिक आर्द्रता 100% हो जाता है, क्लियर है बच्चे, तो हवा को याद रखेंगे कि जब सापेक्षिक आर्द्रता 100% हो जाता है तो हवा को संतृप्त कहते हैं। तो हवा को क्या कहते हैं, संतृप्त कहते हैं बच्चे। और संतृप्त को आप इंग्लिश में क्या कहते हैं, सैचुरेटेड। अब यहाँ सभी बच्चे याद रखिए कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ रही थी वैसे वैसे तापमान क्या हो रहा था, कम हो रहा था। सभी बच्चे बोर्ड पे ध्यान देंगे कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ रही थी वैसे वैसे तापमान कम हो रहा था। और बच्चे जैसे जैसे तापमान कम हो रहा था वैसे वैसे सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ रही थी। तो प्रश्न है कि सापेक्षिक आर्द्रता कहां तक बढ़ेगी? तो जाहिर है 100%, क्योंकि इसे तो प्रतिशत में मापा जाता है। तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि जब सापेक्षिक आर्द्रता बढ़कर 100% हो जाती है तो हवा को क्या कहते हैं, संतृप्त कहते हैं। इसका मतलब है बच्चे सापेक्षिक आर्द्रता 100% हुआ, इसका मतलब अब आर्द्रता नहीं बढ़ेगी। एकदम सही बच्चे, जब सापेक्षिक आर्द्रता 100% हो जाएगी इसका मतलब है कि अब सापेक्षिक आर्द्रता नहीं बढ़ेगी। तो जब बच्चे सापेक्षिक आर्द्रता ने बढ़ने से मना कर दिया तो क्या मैं कहूं तापमान भी नहीं घटेगी? भाई सिंपल सी बात है, जब तापमान घटेगी तभी तो सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ रही है। तो देखिए बच्चे, तापमान घट रहा है, सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ रहा है, और सापेक्षिक आर्द्रता 100% हो गया, बोला अब नहीं बढ़ूंगा, तो तापमान भी तो बोलेगी कि अब नहीं घटूंगी। तो याद रखिए कि जब तापमान का घटना बंद होगा तभी सापेक्षिक आर्द्रता 100% होगी, और जब सापेक्षिक आर्द्रता 100% होगी तो अब तापमान भी घटना बंद हो जाएगा, और तब हवा को क्या नाम देंगे, संतृप्त नाम देंगे। तो सभी बच्चे इस बात को याद रखना है कि जब सापेक्षिक आर्द्रता 100% हो जाती है तभी हवा को नाम मिलता है संतृप्त। अब पता करो कि संतृप्त का मतलब क्या होता है। तो याद रखिए बच्चे, देखो कैसे प्रश्न यहां घुमा देते हैं वो। संतृप्त का अर्थ है कि हवा और नमी नहीं धारण कर सकती, हवा और नमी नहीं धारण कर सकती, और नमी नहीं धारण कर सकती। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? तो सभी लोग याद रखिएगा कि संतृप्त ये कहता है कि मेरा मतलब है, याद रखिएगा कि संतृप्त का मतलब है कि हवा जो है और नमी नहीं धारण कर सकती, यानी हवा ने बच्चे नमी धारण करने से मना कर दिया। तो सभी लोग याद रखना कि जब हवा ऊपर उठेगी तो तापमान गिरेगा, तापमान गिरेगा तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ेगी, सापेक्षिक आर्द्रता जैसे 100% होगी तापमान घटना बंद हो गया। अब हवा को क्या नाम मिला, संतृप्त, और संतृप्त का मतलब है कि मैं और नमी नहीं धारण कर सकता। तो सभी बच्चे याद रखिए कि अगर हवा ने कहा कि वो और नमी या वो और भाप नहीं धारण कर सकती, समझिए बच्चे कि हवा और भाप नहीं धारण कर सकती, इसका मतलब है हवा ठंडी हो चुकी है। मैंने कहा था ना कि जब तापमान बढ़ेगा तभी हवा आर्द्रता लेगी,
ह्यूमिडिटी लेगी। लेकिन अब हवा कह रही है कि मैं संतृप्त हूं जी, 100% हो चुका है, अब मैं पानी नहीं ले सकती। इसका मतलब है हवा ठंडी हो गई है, क्योंकि हवा गर्म होती तो वह पानी लेती, और हवा ठंडी हो गई है, इसका मतलब वो पानी नहीं लेगी, क्योंकि तापमान गिर रहा था तभी तो सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ रही थी, और सापेक्षिक आर्द्रता 100% हो गई, यानी अब तापमान नहीं गिरेगा, यानी हवा भी अब नमी धारण नहीं करेगी। और अगर हवा ने नमी धारण नहीं किया, इसका मतलब हवा ठंडी है। और बच्चे जरा सोचो, अगर भाप ठंडा होगा तो क्या बनेगा? पानी, और जैसे पानी बनेगा तो क्या शुरू हो जाएगी? बारिश शुरू हो जाएगी। तो याद रखिए बच्चे, बारिश होने के लिए पहले सापेक्षिक आर्द्रता को 100% होना होगा, फिर हवा को संतृप्त कहेंगे, और संतृप्त कहती है कि मैं पानी नहीं पी सकती, इसका मतलब है हवा ठंडी हो गई है, वो पानी नहीं पिएगी, और अगर हवा पानी नहीं पिएगी, इसका मतलब है बारिश के रूप में हवा को अब बरसना होगा। पूरी बात समझ में आई? चलिए, तो बच्चे यहां सभी लोग लिख लीजिए। अब हम यहां से वर्षा की प्रक्रिया को देखेंगे, और याद रखिएगा कि ज्योग्राफी का सबसे इंपॉर्टेंट और टिपिकल ग्राफ हम बनाएंगे बच्चे, बिना किसी मेहनत के। आपको एक एक प्रश्न समझ में आएगा और पता चल जाएगा किस तरीके से बारिश की प्रक्रिया होती है। क्लियर है? चलिए मैं मिटाऊं इसे। ओके, याद रखिए बच्चे, मैं बार बार कहता हूं कि मैं कोई डिजिटल बोर्ड पे नहीं पढ़ाता जिसमें सारे फोटो पहले से हैं और मैं साइड में बैठकर बस बोलूं। नहीं, यहां पर इस चैनल पर टीचर खुद मेहनत करेंगे आपके लिए, ताकि आप चीजों को सीखिए और एक एक प्रश्न बनाकर आइए। पूरी बात समझ में आ चुकी है? चलिए, अब यहां पर देखो बच्चे, मैं वर्षा की प्रक्रिया समझा रहा हूं। ये देखिए, सबसे पहले मैंने पृथ्वी की सतह बना दी। यहां सभी बच्चे देखें, ये क्या है? पृथ्वी की सतह। अब देखो बच्चे, किसी वजह से पृथ्वी की सतह का ताप बढ़ गया। देखो, ताप बढ़ गया, तो जैसे ताप बढ़ेगी तो क्या मैं कहूं कि वाष्प बढ़ेगा? और अगर वाष्प बढ़ेगा तो क्या मैं कहूं कि आर्द्रता भी बढ़ेगी? देखो कितना आसान है। तो याद रखिए बच्चे, जैसे जमीन गर्म हुई, भाप बढ़ा, जैसे भाप बढ़ा वैसे ही क्या बढ़ी? आर्द्रता बढ़ी। तो क्या मैं इसे उष्णाद्र हवा कहूं? तो हम इसी को क्या कहेंगे बच्चे? उष्णाद्र हवा। ये देखिए, ये मिल गया हमें उष्णाद्र हवा। तो हमने देखा बच्चे कि धरती पर ताप बढ़ा तो भाप बढ़ी, भाप बढ़ा तो आर्द्रता बढ़ी, और हमें उष्णाद्र हवा मिल गया। अब बच्चे, हवा गर्म होकर तो किधर जाएगी? जाहिर है ऊपर की ओर उठेगी। ये देखिए बच्चे, अब हवा ऊपर की ओर उठ रही है, ठीक है। और जब हवा ऊपर उठेगी तो किसके रूप में उठेगी? मैंने आपको सब बताया था, संवहन धारा के रूप में। देखिए, हवा ऊपर की ओर उठ रही है, और बच्चे ऊपर की ओर जो उठता है हम उसे आरोही भी कहते हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं कि आरोही हवा के रूप में भी क्या है? ऊपर की ओर उठ रही है। अब देखिए, हवा ऊपर की ओर उठ रही है, तो क्या मैं कहूं बच्चे कि अगर हवा ऊपर की ओर उठेगी तो जाहिर है ऊंचाई बढ़ेगी। सभी लोग ध्यान से समझिए कि अगर हवा ऊपर की ओर उठेगी तो फिर क्या बढ़ेगी बच्चे? ऊंचाई बढ़ेगी। तो क्या मैं कहूं कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी वैसे वैसे तापमान घटेगा? एरो ऊपर बढ़ना, एरो नीचे घटना। एकदम सही। तो याद रखिए बच्चे कि जमीन पर हवा गर्म हुई, क्योंकि मैंने सिखाया भी था कि वायुमंडल जमीन से गर्म होती है, तो भाप सबसे ज्यादा कहां होगा? जमीन पर। तो उष्णाद्र हवा बन गई, और देखिए उष्णाद्र हवा ऊपर की ओर उठना शुरू कर दी। तो बच्चे, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ रही है वैसे वैसे तापमान क्या हो रहा है? घट रहा है। कोई दिक्कत नहीं। फिर यहां देखिए बच्चे, क्या मैं ऐसे कहूं कि अगर तापमान घटेगा तो सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ेगी? देखिए बच्चे, जो सिखाया है वही मैंने लिखा है कि जैसे जैसे तापमान घट रहा है वैसे वैसे सापेक्षिक आर्द्रता भी क्या हो रही है? बढ़ रही है। ये क्या है बच्चे? सापेक्षिक आर्द्रता। तो यहां देखिए बच्चे, ऊंचाई बढ़ रही है, तापमान गिर रहा है, तापमान गिर रहा है तो सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ रही है। और बच्चे, सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ते बढ़ते, यहां देखिए, सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ते बढ़ते कितना हो जाएगी? 100%। यही आपको सिखाया था, ठीक है। फिर सभी लोग देखिए, ऊंचाई बढ़ रही है, तापमान गिर रहा है, तापमान गिर रहा है तो सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ रही है, और सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ते बढ़ते कितनी हुई? 100%। और जैसे बच्चे सापेक्षिक आर्द्रता 100% हुई, हवा को क्या कहा गया? संतृप्त। हवा क्या हो गई? सैचुरेटेड। पूरी बात समझ में आई? तो देखिए, ये क्रम भी बन रहा है, वो आपसे क्रम भी पूछेंगे।
तो बच्चे वो जिस तरीके से भी प्रश्न पूछे इस ग्राफ से बाहर नहीं जाएगा। तो देखिए बच्चे, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ रही है वैसे वैसे तापमान घट रहा है, जैसे जैसे तापमान घट रहा है वैसे वैसे सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ रही है। सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ते हुए कितना हो गई? 100%। हवा को क्या कहा गया? संतृप्त। और संतृप्त कहता है कि मैं और पानी नहीं पी सकता। इसका मतलब है कि हवा की गर्मी खत्म हो चुकी है, क्योंकि ऊपर जाने से तापमान गिर चुका है, हवा ठंडी हो गई है, अब वो और पानी नहीं पी सकती। तो विज्ञान कहता है बच्चे कि अगर भाप ठंडा हो गया है तो फिर उसे किस में बदलना होगा? उसे पानी में बदलना होगा। अगर भाप ठंडा हो गया है तो किस में बदलेगा? पानी में। तो क्या मैं कहूं कि यह अवस्था परिवर्तन हो रही है? क्योंकि भाप किस में बदल रहा है? पानी में। यह अवस्था परिवर्तन है। और फिजिक्स कहता है कि बिना टेम्परेचर के अवस्था में परिवर्तन नहीं होता। तो सभी लोग याद रखिएगा कि जैसे संतृप्त होगी बच्चे, संतृप्त के बाद क्या आएगा? ओशांक आएगा। और ओशांक क्या कहता है कि मैं एक ताप हूं। मैं क्या हूं? एक ताप हूं, और मुझ में ही भाप किसमें बदलेगी? पानी में। यहां सभी बच्चे याद रखिएगा। ओशांक, संतृप्त के बाद क्या आएगा बच्चे? ओशांक। और ओशांक क्या कहता है कि देखो जी, मैं एक ताप हूं और मुझी में भाप क्या बदलेगा? पानी बनेगा। तो देखिए, संतृप्त के बाद क्या आएगा बच्चे? ओशांक आएगा। और ओशांक क्या कहता है कि मैं सिर्फ एक तापमान हूं और मुझ पर ही भाप किस में बदलेगा? पानी में। यहीं पर बच्चे मेरा आपसे एक सवाल है, मुझे आप ये बताइए कि जब पानी भाप बनता है तो उस प्रक्रिया को आप क्या कहते हैं? आप उसे कहते हैं वाष्पीकरण। क्लियर है बच्चे? जब पानी भाप बनता है तो उस प्रक्रिया को आप क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। क्लियर हो गया? अच्छा, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है बच्चे? यहां पर उल्टा हो रहा है, भाप पानी बन रहा है। क्या बन रहा है? भाप पानी। तो क्या मैं कहूं कि यहां पर वाष्पीकरण का उल्टा हो रहा है? यहां पर वाष्पीकरण का उल्टा हो रहा है। तो बच्चे याद रखिए कि जब भाप पानी बनेगा तो उस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? संघनन, यानी के कॉन्डेंसेशन। पूरी बात समझ में आ गई? तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि जैसे संतृप्त होगी, संतृप्त के बाद ओशांक आएगा, और ओशांक कहेगा कि देखो जी, मैं एक तापमान हूं। मैं क्या हूं? मैं एक तापमान हूं, और मुझ पर, मैं एक तापमान हूं और मुझ पर क्या हो रहा है बच्चे? तो मुझ पर जो है भाप किस में बदल रहा है? पानी में। और फिर तुरंत संघनन होगा, और संघनन कहेगा कि मैं एक प्रक्रिया हूं। मैं क्या हूं? प्रक्रिया हूं, और मुझ में ही भाप क्या बनेगा? पानी। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? चलिए, तो ओशांक के बाद क्या हुआ? संघनन, और भाप किस में बदला? पानी। अब बच्चे यहां केयर कीजिए, जब संघनन होगा तो पहले बनेंगे जल के कण। क्या बनेंगे बच्चे? जल कण, जिसे हम क्या कहते हैं? ड्रॉपलेट्स। तो जैसे संघनन हुआ, संघनन के बाद क्या बना? जल का कण बना, ड्रॉपलेट्स बना। और जब बच्चे ढेर सारे जल कण आपस में इकट्ठा होंगे तो फिर क्या बनेगा? जल का बूंद, यानी के ड्रॉप्स। तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि जब ढेर सारे जलकण इकट्ठा होंगे तो क्या बनेगा? बूंद। और जब बच्चे बूंद आपस में सैकड़ों हजारों इकट्ठा होंगे तभी बच्चे क्या बन जाएगा? बादल। फिर क्या बनेगा? क्लाउड। पूरी बात समझ में आ गई? तो हमने देखा कि ओशांक के बाद संघनन हुई, संघनन के बाद जलकण बना, और कई जलकण मिले तो जलबूंद बना, और जब ढेर सारे जलबूंद आपस में मिल गए तो ही क्या बना? बादल बना। तो सभी बच्चे याद रखिएगा कि बादल कुछ और नहीं, जलबूंदों के समूह हैं। जब ढेर सारे जलबूंद आपस में मिल जाएं तो हम उसे ही क्या कहेंगे बच्चे? बादल कहेंगे। और याद रखिएगा कि बादल हमेशा ऊंचाई में बनेंगे बच्चे। क्लियर है? अच्छा, अब यहां पर केयर कीजिए, बादल बन चुका। अब देखो, पहले यहां पर सभी लोग केयर कीजिएगा कि जब पहले बादल बनेगा तो बादल का आकार क्या होगा बच्चे? छोटा होगा, क्योंकि अभी अभी बना है। ठीक, अगर छोटा होगा इसका मतलब है हल्का होगा, निश्चित। अच्छा, अगर हल्का होगा तो क्या मैं कहूं कि उसका घनत्व, डेंसिटी भी कम होगा। डेंसिटी भी क्या होगा बच्चे? कम होगा। तो सभी लोग याद रखिएगा कि जब बादल बनेगा तो पहले बादल
छोटा होगा, छोटा होगा तो हल्का होगा, हल्का होगा तो उसकी डेंसिटी, उसकी घनत्व क्या होगी, कम होगी। और अगर घनत्व कम होगी तो क्या मैं कहूं बच्चे, उसे हवा संभालेगी। याद रखिए, अगर बादल छोटा है, हल्का है, घनत्व कम है, तो हवा क्या कर लेगी, उसे संभालेगी। और जैसे हवा संभालेगी तो क्या मैं कहूं कि बादल तैरने लगेगा। अब समझ में आया बादल हवा में क्यों तैरते हैं? तो आप क्या कहेंगे बच्चे, कम घनत्व के कारण। तो सभी लोग याद रखिए कि जब बादल बनेगा तो पहले छोटा होगा, हल्का होगा, घनत्व डेंसिटी कम होगी, हवा संभाल लेगी। और जैसे हवा संभालेगी बच्चे, इसका मतलब है बादल हवा में क्या होंगे, तैरने लगेंगे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ कि बादल हवा में क्यों तैरते हैं, आप कहना जी उनका घनत्व क्या है, कम है। क्लियर हो गया बच्चे? ठीक। अच्छा, अब यहां पर सभी लोग केयर कीजिए, जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा बादल का आकार भी क्या होगा बच्चे, बड़ा होगा। ये देखिए, जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा बादल का आकार क्या हुआ बच्चे, बड़ा। अगर बड़ा होगा तो वो भारी होगा या हल्का, जाहिर है भारी होगा, ठीक। और अगर भारी होगा तो घनत्व ज्यादा होगा या कम, जाहिर है बच्चे ज्यादा होगा। तो याद रखिएगा कि धीरे धीरे बादल का आकार बड़ा होगा, ठीक है। बड़ा होगा तो बादल भारी होगा, भारी होगा तो घनत्व भी क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा। और अगर घनत्व ज्यादा होगा बच्चे, इसका मतलब है हवा नहीं संभालेगी, हवा नहीं संभालेगी। इसलिए हवा नहीं संभालेगी बच्चे क्योंकि बादल जो है अब बड़ा हो चुका है, भारी हो चुका है, घनत्व ज्यादा है, हवा नहीं संभालेगी। और बच्चे अगर हवा नहीं संभालेगी तो ये देखिए नीचे क्या है बच्चे, धरती है, पृथ्वी है। और धरती पर किसकी खूबी है, ग्रेविटी की, गुरुत्वाकर्षण बल। तो बादल बड़ा है, भारी है, घनत्व ज्यादा है, हवा नहीं संभाल पाएगी और धरती में गुरुत्वाकर्षण बल है। और बच्चे मैंने कहा था ना कि गुरुत्वाकर्षण बल भार पर निर्भर करता है और तुरंत गुरुत्वाकर्षण बल खींच देगी और जैसे खींचेगी तुरंत धरती पर क्या शुरू हो जाएगी, बारिश शुरू हो जाएगी। तो याद रखिएगा बच्चा कि वर्षा भी किसके कारण हुई, इस ग्रेविटी के कारण। ग्रेविटी नहीं बच्चे, बादल से पानी को खींच दिया और बारिश शुरू हो गई। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? तो देखिए इस तरीके से हमने पूरे बादल और वर्षण को कंप्लीट किया। बच्चे कोई भी प्रश्न होगा इस ग्राफ से बाहर नहीं जाता। देखिए बच्चे अब क्या क्या प्रश्न होता है, बल्कि मैं फिर से बोल रहा हूं कि धरती का तापमान बढ़ा, तापमान बढ़ा तो बच्चे वाष्प बढ़ी, वाष्प बढ़ा तो आर्द्रता बढ़ा। और जैसे आर्द्रता बढ़ा बच्चे तो हम देख रहे हैं कि उष्णाद्र हवा, हॉट एंड ह्यूमिड एयर तैयार हो गई, संवहन धारा के रूप में या आरोही धारा के रूप में ऊपर उठने लगी। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ रही थी वैसे वैसे तापमान गिर रहा था। फिर याद रखिए बच्चे, जैसे जैसे तापमान गिर रहा था वैसे वैसे सापेक्षिक आर्द्रता भी बढ़ रही थी। सापेक्षिक आर्द्रता कितनी हुई, 100%। और जैसे सापेक्षिक आर्द्रता 100% हुई, हवा को क्या नाम दिया, संतृप्त नाम दिया। और संतृप्त कहता है कि मैं पानी नहीं पी सकता, तो तुरंत उष्मांक आया बच्चे। और उष्मांक कहता है जी मैं एक तापमान हूं और मुझ में भाप किसमें बदलेगा, पानी में। और फिर तुरंत संघनन शुरू हो गया और संघनन ने कहा कि जी मैं प्रक्रिया हूं जो भाप को क्या बनाऊंगा, पानी। और जैसे भाप पानी बनी बच्चे, पहले जल कण बने और जब ढेर सारे जल कण मिले तो जल बूंद बनी और ढेर सारे जल बूंद मिले तो फिर क्या बना बच्चे, बादल बना। और ये जब पहले बादल बना तो वो छोटा था, हल्का था, घनत्व कम था, हवा ने संभाल लिया और जैसे संभाला बादल हवा में तैरने लगे। किसके कारण, कम घनत्व के कारण। फिर देखिए बच्चे धीरे धीरे बादल का आकार बढ़ता गया, आकार बढ़ने से बादल बड़ा हुआ, बड़ा हुआ तो भारी हुआ, भारी हुआ तो घनत्व ज्यादा हुआ और घनत्व ज्यादा हुआ बच्चे तो हवा ने संभालने से मना कर दिया। और पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण बल भार पर निर्भर करता है, तुरंत उसने बादल को खींचा और धरती पर बारिश क्या हो गई, शुरू हो गई। पूरी बात समझ में आ गई बच्चे? चलिए अब हमने सब सीखा। अब क्वेश्चन है कि बताओ बादल हवा ऊंचाई पे ही क्यों बनते हैं। अगर ये प्रश्न आया कि बादल ऊंचाई में ही क्यों बनते हैं तो आप कहना क्योंकि संघनन ऊंचाई में होती है। क्योंकि बच्चे मैंने क्या सिखाया था
कि धरती जो है, वायुमंडल जो है वो जमीन से गर्म होती है, तो तापमान कहाँ ज्यादा है? जमीन पर। तो भाप कहाँ बनेगी? जमीन पर जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं वैसे वैसे तापमान कम होता है। तो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ रही है बच्चे, वैसे वैसे तापमान कम हो रहा है, और तापमान कम होने से हवा ठंडी होती है, ठंडी होने से ही क्या होता है? बादल बनता है। तो याद रखिएगा बच्चे कि संघनन ऊंचाई में होती है, इसलिए बादल हमेशा कहाँ बनते हैं? ऊंचाई में बनते हैं। यहां पूरी बात समझ में आ चुकी। और देखिए बच्चे, बारिश जो है शुरू हो गई। लेकिन देखिए एक यहां पर सवाल है बच्चे, बारिश जो है बच्चे वो किसके रूप में हो रही है? वो पानी के रूप में हो रही है, जल के रूप में हो रही है। लेकिन क्या आपने बर्फबारी नहीं सुना है? याद रखिएगा बच्चे, पृथ्वी पर बर्फबारी भी होती है। तो मान लीजिए मैंने वर्षा पढ़ाया पर मैंने बर्फबारी तो आपको नहीं बताया। तो याद रखिए, अगर आपसे यह पूछा जाए कि बर्फबारी कैसे होगी, इसका मतलब बच्चे हमारा क्वेश्चन फंस जाएगा। तो याद रखिए कुछ भी नहीं फंसेगा। चलिए इसी ग्राफ से हम बर्फबारी को भी पता करते हैं। तो बच्चे याद रखिए, तापमान उष्मांक क्या है? तापमान है। और ये क्या कह रहा है? भाप को पानी बनाना। तो बच्चे मुझे ये बताइए कि किस तापमान पर पानी पानी का रूप है? तो क्या मैं कहूं कि 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस तक ये पानी का रूप होता है? क्लियर है बच्चे? याद रखिएगा कि पानी 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर और 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे ही किसका रूप होता है? पानी का रूप। क्योंकि 0 के नीचे बर्फ बन जाएगा और 100 के ऊपर क्या होगा? भाप बन जाएगा। तो उष्मांक कहती है कि मैं एक तापमान हूं जो भाप को क्या बनाती हूं? पानी बनाती हूं। इसका मतलब है उष्मांक कुछ भी होगा बच्चे, 0 से ऊपर होगा और 100 के क्या होगा? नीचे होगा, तभी तो वह पानी बनाएगी। तो याद रखिए उष्मांक हमेशा 0 से ऊपर होगा। इसका मतलब है उष्मांक कोई निश्चित तापमान नहीं है। लेकिन बच्चे कल्पना करते हैं कि अगर उष्मांक 0 के नीचे गिर जाए, चलिए कल्पना करते हैं। तो याद रखिए बच्चे, अगर उष्मांक 0 से नीचे गिर गया तो 0 से नीचे तो बर्फ होता है, पर उष्मांक क्या कह रहा है कि वो तो सिर्फ पानी बनाता है। तो याद रखिएगा कि जैसे उष्मांक 0 से नीचे गिरेगा तो फिर हम इसे हिमांक बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? हिमांक बिंदु। और आप हिमांक बिंदु को ही कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। क्या कहते हैं आप लोग इसे? फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर है? तो देखिए बच्चे, हिमांक बिंदु, और जैसे हिमांक बिंदु हुई तो याद रखिए क्या शुरू हो जाएगी? बर्फबारी शुरू हो जाएगी। इसका मतलब है बच्चे कि अगर उष्मांक हिमांक पर चला गया तो हिमांक बिंदु के बाद जब संघनन शुरू होगा तो भाप किस में बदलेगा? बर्फ में। फिर बर्फ के कण, फिर बर्फ के बूंद, फिर बर्फ के बादल, और फिर क्या हो जाएगी? बर्फबारी। पूरी बात समझ में आ गई? तो याद रखिए बच्चे कि इसी नक्शे से हमने बर्फबारी को भी कवर कर लिया कि अगर तापमान उष्मांक 0 से ऊपर तापमान है तो ये उष्मांक है, ये बारिश करवाएगा। लेकिन अगर तापमान 0 के नीचे गिर गया तो फिर वो उष्मांक नहीं है, वो हिमांक बिंदु है। और अगर हिमांक बिंदु हो जाएगी बच्चे तो फिर बारिश किसके रूप में होगी? बारिश बर्फबारी के रूप में होगी। पूरी बात समझ में आ गई? तो देखिए बच्चे, इस नक्शे से आपने बारिश को भी सीखा, बर्फबारी को भी सीखा, सैचुरेटेड क्या है, उष्मांक क्या है, कंडेंसेशन क्या है, बूंद कैसे बनते हैं, बादल कैसे बनती हैं, बारिश कैसे होती है, बादल ऊंचाई में ही क्यों बनते हैं, ये सारा चीज हमने सीख लिया। लेकिन बच्चे यहां पर मेरा एक सवाल है कि बादल बनने का मुख्य कारण क्या है? याद रखिए, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बादल बनने का मुख्य कारण क्या है तो आप क्या कहेंगे? संघनन। क्या है बच्चे? संघनन। क्योंकि संघनन ने ही भाप को क्या बनाया? पानी बनाया। तो जैसे पानी बनी तभी तो जाकर बादल बना। तो याद रखिएगा कि बादल बनने का मुख्य कारण ही क्या होता है? संघनन होता है। पूरी बात समझ में आ गई? चलिए, तो बच्चे इस ग्राफ को हमने बखूबी सीखा। और याद रखिए मैं सारे प्रश्न आपको इस ग्राफ से बना के दूंगा, चाहे वो किसी भी लेवल का एग्जाम हो। पूरी बात समझ में आ चुकी है बच्चे? चलिए मैं मिटाऊं इसे। सभी लोगों ने सीख लिया? ओके, चलिए आप बेटा वीडियो पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेकर के भी इस ग्राफ को बखूबी सीख सकते हो। 2-4 बार प्रैक्टिस कर लेंगे, ये चीजें आपके दिमाग में बैठती चली जाएंगी। ठीक है, चलिए बच्चे अब समझते हैं कि बादल बनने का मुख्य कारण क्या था। याद रखेंगे
चलिए मैं आपको पॉइंट्स में लिखवा देता हूं ताकि आपको यहां पर परेशानी नहीं हो। तो याद रखिएगा, बादल बनने का मुख्य कारण, क्लियर है, बादल बनने का मुख्य कारण वो क्या था बच्चे? संघनन, कॉन्डेंसेशन। पूरी बात समझ में आ गई? तो बादल बनने का मुख्य कारण क्या है? कॉन्डेंसेशन है। और संघनन हमेशा कहां होगी बच्चे? ऊंचाई पर, क्लियर है। संघनन हमेशा कहां होती है? ऊंचाई पर। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप ऊंचाई की ओर जाएंगे, इसलिए बच्चे, क्योंकि जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी